हेलो। नमस्कार। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन का थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायग्राम बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा भाग, दोनों भाग एलिमेंट्री कैनाल और प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर जो सिस्टम बनाती हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन पढ़ना है, किस भाग में कौन सा फंक्शन किया जाता है, किस भाग में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं क्या, तो वह सारा इस टॉपिक के अंतर्गत आज आप और हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह डी एस बराबर ए सी प्लस डी जी, ये मिलकर बनता है। तो एसी का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, डीजी का मतलब होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे ये दोनों भाग पढ़ लेंगे वैसे यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप और हम लोग पढ़ते हैं एसी, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के प्रत्येक भाग को मैं आपके सामने लिखूंगा, तो ये ध्यान रखना कि सीक्वेंस में मैं जैसा लिखूं सीक्वेंस में ही आपको लिखना है। क्या क्रम का विशेष ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहला जो भाग होता है फर्स्ट नंबर का, जिसको माउथ, वक्कल कैविटी, फर्स्ट नंबर यही मैंने माउथ और वक्कल कैविटी अर्थात मुख और मुख गुहा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा मुख गुहा। दूसरा भाग आता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी, कौन सा भाग, ग्रसनी। तीसरा भाग आता है ईसोफेगस, ग्रास नली। चौथा भाग आता है स्टमच यानी आमाशय, आमाशय वाला भाग आ गया, ठीक है। फिर पांचवा भाग आता है इंटेस्टाइन, आंत जिसको कहा जाता है, आंत यही लिखता हूं मैं बगल से, जगह का थोड़ा सा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, स्मॉल और लार्ज। यहां मैं इसकी लेंथ लिखना चाहूंगा 6.5 मीटर और यहाँ 1 to 1.5 मीटर यानी 1 से 1.5 मीटर। अब इसको फिर स्मॉल क्यों कहा गया, इसको लार्ज क्यों कहा गया, अभी आपके सामने आ जाएगा। छोटी आंत और इसको कहा जाता है बड़ी आंत। छठवें नंबर, हाँ इसके भी पार्ट यदि आपको देखना है तो स्मॉल का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, पहला, दूसरा और तीसरा इलियम वाला भाग। तो इस प्रकार से तीन भाग होते हैं। ऐसे ही इसके जो भाग लिखे जाएंगे तो पहला भाग फर्स्ट नंबर सीकम, कौन सा भाग आएगा, सीकम। दूसरा जो वाला भाग आएगा जिसको कोलोन कहा जाता है, क्रम से बिल्कुल सीक्वेंस ध्यान रखें। तीसरा जो भाग आएगा या अंतिम भाग जिसको रेक्टम कहा जाता है, ठीक। अब 6 नंबर का जो लास्ट पॉइंट जिसको एनस यानी गुदा द्वार, इतने पार्ट आपको क्रम से विशेष ध्यान रखें। क्रम मैं बार बार सीक्वेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको भी सीक्वेंस में ही लेना है, आपको भी सीक्वेंस में ही लेना है। तो एक एक करके आप और हम लोग भाग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला माउथ या बक्कल कैविटी। तो माउथ या बक्कल कैविटी क्या भाग होता है, सबसे पहले माउथ की डेफिनेशन, दो चलायमान ओंठों से घिरी हुई दरार नुमा छिद्र को मुख कहा जाता है। दो चलायमान होठों से
घिरे हुए दरार नुमा छिद्र को मुख कहा जाता है। ए स्लिट लाइक पोर बाउंडेड बाई टू मूवेबल बाउंडेड बाई या सराउंडेड बाई टू मूवेबल लिप्स। क्लियर? तो चलायमान है, ये देखिए ओठ हिल रहे हैं, हिल रहे हैं कि नहीं, तो ये चलायमान है। तो इनसे घिरे हुए ये दरार नुमा, ये कोई छिद्र नहीं है, दरार है। ये दरार नुमा छिद्र को स्लिट लाइक छिद्र है, इसी को क्या कहते हैं? मुख। मुख जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये बना हुआ है मुख। मुख शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो ओरा या स्टूमा, ORA, या तो ये शब्द ओरा या स्टूमा, STUMA, स्टूमा से मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति हुई थी। मुख के चारों ओर और भी कुलेरिस पेशियां पाई जाती हैं। मुख के चारों ओर और भी कुलेरिस नामक पेशियां पाई जाती हैं। ये मुख, ये जो मुख होता है, माउथ होता है, एक अंदर गुहा में ओपन होता है। तो देख रहे हैं कि ये ओपन हो रहा है, ये इस जगह ये ओपन हो गया, इसको मुख गुहा कहा जाता है। जिस मुख गुहा के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं। 3 भाग इसमें से आपको दिखाई देते हैं और 1 भाग आपको नहीं दिखाई देता। तो पहले तो दिखाई देने वाले भाग के जीभ को जरा ऊपर टच कर लें, ये इसको तालु कहा जाता है। इस भाग को क्या कहते हैं? तालु कहा जाता है या पैलेट कहा जाता है। मुख गुहा की छत के नाम से भी इसको जानते हैं। मुख गुहा की छत के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहला भाग तो मुख्य रूप से ये हुआ। डिटेल में मैं प्रत्येक भाग को डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ चूंकि चित्र है तो चित्र में अपन डिस्क्राइब करेंगे तो लगभग मैं समझता हूँ कि 2 घंटे लगेंगे। इतना बड़ा लेक्चर कोई स्टूडेंट्स नहीं देख पाएगा बेटा। तो उस वजह से मैं प्रत्येक भाग को छोटे छोटे भागों में लेकर उसको बताऊंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ कहाँ कौन सा भाग पाया जाता है, कितनी लंबाई है और क्या कार्य किया जाता है, उन भागों को लेकर बताऊंगा। तो पहला भाग तालु या पैलेट। दूसरा भाग टंग, ऐच्छिक पेशियां, वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ भाग होता है। यह ऐच्छिक पेशियां देखते ये जीभ हिल रही है, कुछ भी कह देती है, यह लड़ाई करवा देती है, बहुत अच्छी दोस्ती भी करवा देती है, यही करवाती है टंग। इसके अलावा टेस्ट का ग्रहण करता है, यानी कि स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। जीभ को द्वारा ही भोजन को अंदर धकेला जाता है। पूरा जो मुख गुहा होता है उस मुख गुहा की साफ सफाई भी ऐसे करके साफ सफाई भी करने का कार्य इसी जीभ के द्वारा करती है। फिर तीसरा भाग तो आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं दांत। दांत दिखाई दे रहे हैं, 32 दांत होते हैं एक आप और हम लोगों में। तो ये जो दांत होते हैं, यह 32 दांत है, अलग से डिटेल में पढ़ा जाएगा, पहली बात। अब जो चौथा जो अदृश्य भाग है, जिसकी मैंने कहा था जो दिखाई नहीं देता, वह 3 ग्रंथियां होती जिनको लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो रेड कलर की बनाई हुई है। इनकी जो सिचुएशन होती है, ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो 2 जबड़े होते, दोनों जबड़ों के जोड़ पर जो पाई जाती, एक होती जिसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहा जाता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है अपनी टंग के नीचे, जीभ के नीचे पाई जाती है, यहाँ जिसको कहा जाता है सब लिंगुअल, यह छोटी ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथि होती है, जो बाह्य कर्ण होते हैं, ईयर पिन्ना के नीचे पाई जाती है, जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। इसी ग्रंथि के स्राव द्वारा, पैरोटिड ग्रंथि के स्राव द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है, जिस एंजाइम को बक्कल एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम मुख्य रूप से भोजन को पचाने का, भोजन में जो स्टार्च होता है उसको पचाने का कार्य करता है। तो इतना 4 भाग आपको कहाँ पढ़ना, मुख गुहा में, और डिटेल में एक एक पार्ट करके बताएगा आगे टॉपिक में। तो अब दूसरा भाग जो आता है वह कौन सा भाग होता है? फेरिंग्स। कौन सा भाग होता है? विशेष ध्यान रखें, सीक्वेंस, फेरिंग्स या ग्रसनी। मुख गुहा के पीछे, मुख गुहा के पीछे वाला जो भाग होता है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। यह 12.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इसको ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। यह भोजन को पचाने में किसी प्रकार का कार्य नहीं करता, इसका सिर्फ एक ही कार्य है, यह वायु मार्ग यानी वायु इससे होकर पास होती है और भोजन भी इसी वाले भाग से पास होता है, सिर्फ इतना वाला भाग। ये फेरिंग्स आगे चलकर एक नली में ओपन होती है, जो नली आप देख रहे हैं कि अपने गले में आती है, और छाती वाले भाग में डायफ्राम जो पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे एक थैले जैसी संरचना में ओपन होती है।
तो उस नली को ईसोफेगस या ग्रास नली कहा जाता है। उस नली को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस या ग्रास नली कहा जाता है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की नली होती है। इसके द्वारा भी किसी भी प्रकार के भोजन को पचाने का कार्य नहीं किया जाता। तो फिर क्या कार्य होता है? इसकी दीवार में कुछ पेशियां जो पाई जाती हैं, वह पेशियां मुख्य रूप से एक गति उत्पन्न करती है, जिस गति को मुख्य रूप से क्या कहती है? पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी क्रमानुकुंचन गति इसके द्वारा मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, जो भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है, जो भोजन को आगे धकेलने का कार्य करती है। तो ये वाला भाग। अब तीसरा जो भाग आता है, जिसको स्टमच या आमाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टमच या आमाशय कहते हैं। ग्रास नली डायफ्राम के भेदते हुए आगे जाकर एक जे आकार के 30 सेंटीमीटर लंबी थैले जैसी संरचना होती है, उसमें ओपन होती है। तो ये स्टमच लगती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? स्टमच या आमाशय कहते हैं। यह लगभग 30 सेंटीमीटर, कितना होता है? ये वाला भाग 30 सेंटीमीटर होता है। इस भाग में के 3 भाग होते हैं। ईसोफेगस जिस भाग में खुलता है उसको कहा जाता है कार्डियक स्टमच, CS इन शॉर्ट में लिख दिया। यहां से लेकर ये वाला भाग और ये वाला भाग मुख्य भाग होता है किसी भी आमाशय का, जिसको फंडिक स्टमच कहा जाता है। और यह फंडिक स्टमच मुख्य भाग है। इसी के द्वारा पाचन के लिए एंजाइम सीक्रेट होते हैं, विशेष ध्यान रख लें। और यह आगे चलकर एक कैनाल लाइक भाग में ओपन होता है। इस कैनाल लाइक भाग को पाइलोरिक स्टमच कहा जाता है। इस भाग में ओपन होता है पाइलोरिक स्टमच। आगे चलकर छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम कहा जाता है। ड्यूडेनम में मुख्य रूप से ये ओपन होता है, पाइलोरस क्षेत्र द्वारा ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो पहले तो ये, तो इस आमाशय का जो कार्य होता है, आमाशय द्वारा में जो ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, इसके द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं इनमें, विशेष तौर पर फंडिक स्टमच की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ विशेष ध्यान रखना। तो उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वह भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अवशोषण का यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में जल का अवशोषण होता है। 90% एल्कोहल का अवशोषण, एल्कोहल ध्यान से सुन लें, अंडरलाइन कर लें, 90% एल्कोहल का अवशोषण इसी वाले भाग में होता है। आपको जो भूख का एहसास होता है, इसके खाली होने पर अपने इनकी खाली होने की संवेदनाएं मस्तिष्क में जाती है, जिसके कारण आपको भूख का एहसास होने लगता है। तो ये कौन सा भाग होता है? चौथा भाग होता है आपका कौन सा? स्टमच वाला भाग। अब आता है पांचवा भाग, इंटेस्टाइन, जिसको आंत कहा जाता है। यहां से लेकर यहां तक का जो भाग होता है, जिसको आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत। इस आंत को 2 भागों में, इंटेस्टाइन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो छोटी आंत, सबसे पहला भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जो लगभग 6.5 मीटर के लगभग होती है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो आप लोग देखेंगे कि अधिकांश बुक्स में आपका जेजुनम वाला भाग नहीं दिया होगा। यह 8 फीट लंबा वाला भाग होता है। यदि नहीं दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप 2 भागों को ही तैयार कर सकते हैं, ड्यूडेनम और इलियम वाले भाग ही तैयार कर सकते हैं। तो एक एक भाग आप पढ़ते हैं। ड्यूडेनम सी आकार का भाग होता है, जो सी होता है ना, उसी प्रकार का सी आकार का भाग होता है। सबसे पहले ये 1 फीट लंबा होता है। कितना होता है? 1 फीट। मुख्य रूप से कहाँ चला गया ड्यूडेनम? देखिए ये वाला भाग, ये आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग यहाँ से सी शेप का मैंने लगभग कोशिश की है। ये वाला भाग, इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। यह 1 फीट लंबा होता है। कितना लंबा होता है बेटा? ध्यान रखें कि 1 फीट मुख्य रूप से लंबा होता है। इसमें जो विलाई पाई जाती है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो पत्ती के आकार के होते हैं। क्या? पत्ती के आकार के मुख्य रूप से होती है। ये सूक्ष्मांकुर काय का कार्य करते हैं बेटा? ये जहां जहां आए तो आप ये समझ रही अवशोषण का कार्य कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है। तो इस ड्यूडेनम वाले भाग को ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भाग आता है जेजुनम। जैसा मैंने बताया था, जेजुनम लगभग
8 फीट लंबा भाग होता है। इसमें भी विलाई पाई जाती है। ये विलाई सूक्ष्मांक बेलना के आकार की होती है। बेलन देखा है, बेलन के आकार की मुख्य रूप से होती है। तीसरा जो भाग आता है, जो मुख्य भाग होता है, जिसको इलियम कहा जाता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह भाग मुख्य रूप से इस भाग में भोजन को ड्यूडेनम वाले भाग में भी भोजन को पचाया जाता है, इलियम वाले भाग में भी भोजन को पचाया जाता है, और मुख्य रूप से यह अवशोषण का कार्य करता है। काय का? अवशोषण का कार्य भी इसी वाले भाग में। जितना अपचित पदार्थ होते हैं, अपचित पदार्थ जो होते हैं, तो वह इसी वाले भाग में अवशोषित करके आहार नाल की दीवार में जो रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं उनमें डाल दिया जाता है। तो ये इलियम देख रहे हैं कि आप आहार नाल में, ये देखिए, ये मैंने पूरी बनाई कॉइल ये बनी हुई है, ये इलियम बनी हुई है। ये 6.5 मीटर लंबी होती है। ये इलियम बड़ी आंत का जो प्रथम भाग होता है, जिसको सीकम कहते हैं, सीकम वाले भाग में खुलती है। सीकम और इलियम के जंक्शन पर एक ट्यूब पाई जाती है, एक नली पाई जाती है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। यह आप और हम लोगों में वेस्टिजियल फॉर्म में पाई जाती है, अवशेषी फॉर्म में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये चीज सुन लें। अपेंडिक्स के ऊपर, यानी ये दोनों जंक्शन मिल रहे होंगे, इलियम भी मिल रहा होगा, सीकम मिल रहा होगा, तो इस स्थान पर मैंने बताया अपेंडिक्स पाया जाता है। तो इस स्थान पर जो छिद्र पाया जाता है उस पर एक इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है बेटा? इलियोसिकल नामक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व कभी कभार यदि खुला रह जाए किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से, तो जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है एवं मिनरल्स वगैरह हैं, वो इससे होकर आएंगे, इससे होकर। अब ये यहाँ ओपन है, तो ओपन है, तो इसमें भी ये पार्टिकल जाएंगे, भोजन के कण, जो अपचित भोजन कण, इसमें भी जाएंगे। तो इसके कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ती तो अपने पेट में मुख्य रूप से दर्द होने लगता है। दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराएगा और बताएगा कि भाई अपेंडोसाइटिस एक बीमारी होती है, वह हो गई। तो आप पूछेंगे डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है भैया, हम क्या, हमारा क्या होगा? तो डॉक्टर साहब कहेंगे निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होना है, यह एक छोटी सी सर्जरी होगी। उस सर्जरी में मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, इस जो बढ़ी हुई लंबाई है उसको काट दिया जाएगा और बेंड कर दिया, बांध दिया जाएगा। बिल्कुल ओके हो गए, पहले जैसे हो गए, कोई समस्या नहीं होती है। तो ये वाली बात। अब इस के जंक्शन पर जो सीकम बताया, सीकम भी आप और हम लोगों में वेस्टिजियल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो शाकाहारी या हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं उसमें ये डेवलप होता है और एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जिस एंजाइम को सेल्यूलेज एंजाइम कहा गया। अब ये एंजाइम सीकम करता है, सीकम नहीं करता। सीकम में सिम्बायोटिक सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये सहजीवी जो जीवाणु होते हैं एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसको सेल्यूलेज कहते हैं, और यह सेल्यूलेज एंजाइम भोजन में आए सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? सेल्यूलोज को पचाने का कार्य सीकम वाले भाग में करते हैं। विशेष ध्यान रखिए, एक बात यह मैं जिक्र कर दूं, क्या होगा, अपना पाचन छोटी आंत के इलियम वाले भाग में समाप्त हो जाता है, लेकिन शाकाहारी जंतु जो होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में भोजन का जो पाचन होता है वो सीकम वाले भाग में समाप्त होता है। किस भाग में समाप्त होता है? सीकम वाले भाग में समाप्त होता है। ये विशेष ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लें कि कोई पूछे कि मनुष्य का भोजन का पाचन किस भाग में समाप्त होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। लेकिन शाकाहारी जंतुओं में, यानी मनुष्य मतलब मांसाहारी भी है वहाँ, ये मान के चलिए, लेकिन जो शाकाहारी पूर्ण रूप से होते हैं उनमें भोजन का पाचन सीकम वाले भाग में समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन इसी वाले भाग में सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और सेल्यूलेज एंजाइम कौन करता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो इस सीकम वाले भाग में पाए जाते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो पहला भाग सीकम। अब सीकम के भाग देख रहे होंगे, ब्लू कलर का ये बनाया हुआ इन्वर्टेड उल्टा यू आकार का दिखाई दे रहा है, क्लियर, उसको कोलोन कहा जाता है। कोलोन में मुख्य रूप से क्या, कोलोन वाला जो भाग होता है, कोलोन में कुछ विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती, लंबवत रूप से एकत्रित होकर 3 बंडल जो रेड कलर के दिख रहे हैं मैंने बनाए हुए, 3 बंडल जैसी संरचना पाई जाती, जिनको टीनी कोलाई कहा जाता है। इन जो लंबवत पेशियां एकत्रित होकर बंडल बनाती है इनको टीनी कोलाई के नाम से जाना जाता है। पहले तो कोलोन में काय का कार्य होता है? कोलोन में जल को अवशोषण का कार्य किया जाता है, वाटर के एब्जॉर्बिशन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स या खनिज लवण जो अपचित भोजन में पाए जाते हैं उनका भी अवशोषण का कार्य किया जाता है। अब आगे चलें, आगे चलते तो थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, जिसको रेक्टम या मलाशय कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? रेक्टम या मलाशय कहा जाता है, जो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर,
ये लगभग होती है। कितना होती है? रेक्टम या मलाशय 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। इसमें अपचित जो भोजन होता है उसको संग्रहण का कार्य किया जाता है। रेक्टम या मलाशय में अपचित जो भोजन होता है उसको संग्रहण का कार्य किया जाता है, अर्थात विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो मल बनता है वो मल इसी वाले भाग में संग्रहित रहता है। अब अत्यधिक मात्रा में जब मल भर जाता है तो इसकी जो पेशियां पाई जाती है, मलाशय या रेक्टम की जो पेशियां पाई जाती है वो संकुचित होती है, तो हल्का हल्का दर्द सा होने लगता है। तो जैसे अधिक मात्रा में भर गया तो जो दर्द हुआ, तो दर्द का एहसास आप और हम लोगों को होता है, तो आप और हम लोगों की फ्रेश होने की इच्छा होती है, तो फ्रेश होने चले जाते हैं और उस दर्द को कम कर देते हैं, अर्थात एनस छिद्र द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय यानी रेक्टम और एनस छिद्र के बीच में एक नली पाई जाती है, जिस नली को एनल कैनाल कहा जाता है, जो लगभग कितनी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ये नली कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो बेटा इतना आपको काय में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल वाला जो भाग था उसमें पढ़ना है। अब आता है दूसरा भाग, आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सा भाग आता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी यहाँ पढ़ लें आप और हम लोग। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैं यहाँ आपको कौन कौन सी ग्लैंड जो आपको प्रदर्शित है चित्र में वो बताऊंगा, सिर्फ वही ग्लैंड बताऊंगा। इसके अलावा अपनी पूरी आहार नाल में प्रत्येक भाग में ग्लैंड पाई जाती है आहार नाल के, जैसे म्यूकस ग्रंथियाँ हैं, ब्रूनस ग्रंथियाँ हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ जिनको कहा जाता है। लेकिन जो आपको प्रदर्शित हो रही हैं 3 ग्रंथियाँ, 1, 2 और 3, तो ये 3 ग्रंथियों पर ही मैं चर्चा करूंगा। जैसा फर्स्ट और सेकेंड और ये थर्ड। जैसा अभी इसका तो मैंने बताया था, लार ग्रंथि जबड़ों के जोड़ पर पाई जाती है, सबमैक्सिलरी, जीभ में पाई जाती है सबलिंगुअल, ये बाह्य कर्ण यानी ईयर पिन्ना के नीचे पाई जाती है जो उसको पैरोटिड ग्रंथियाँ कहते हैं। इनको भी मैं डिटेल में आगे चल के टॉपिक लेकर बताऊंगा। फिर डायफ्राम के नीचे राइट साइड में कैप लाइक एक संरचना 1.5 किलोग्राम वजन की, कितनी 1.5 किलोग्राम वजन की एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको लिवर या यकृत ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लिवर या यकृत ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। इस ग्रंथि के स्राव को पित्त रस या बाइल जूस कहा जाता है। पित्त रस या बाइल जूस कहा जाता है। यह हमेशा बनता रहता है, लेकिन भोजन जब होगा इस ड्यूडेनम वाले भाग में उसी समय ये नलिका द्वारा इसमें आएगा, नहीं तो इसके नीचे एक नाशपाती के आकार की गोल संरचना पाई जाती है, जिसको पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस गॉल ब्लैडर में एकत्रित होती रहती है। ये जब भोजन जैसे ड्यूडेनम में आता है तो इसका सीक्रेशन मुख्य रूप से जो बाइल जूस होता है वो एक नलिका द्वारा, जिस नलिका को क्या कहा जा रहा है बेटा? बाइल डक्ट कहा जाता है। बाइल डक्ट द्वारा ड्यूडेनम में ओपन होती है। दूसरी जो सी आकार की भुजा थी ड्यूडेनम की, उसके बीच में एक लीफ लाइट संरचना पाई जाती है, जिसको अग्नाशय या पैंक्रियाज कहा गया। इसकी जो नलिका होती है इसको पैंक्रिएटिक डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंक्रिएटिक डक्ट। बीडीपीडी यानी कि बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट दोनों ड्यूडेनम पर एक कॉमन छिद्र द्वारा खुलती हैं और अपने अपने स्राव को उसमें डालने का कार्य करते हैं। यकृत का जो स्राव होगा उसको पित्तरस कहा गया, बाइल जूस कहा गया, और इसका जो स्राव होता है इसको पैंक्रिएटिक जूस या अग्नाशयी रस के नाम से जाना जाता है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन तब भी महत्व है, और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। वह एंजाइम इसको भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ड्यूडेनम में किसी प्रकार का जो रस होता है ड्यूडेनम की दीवार के द्वारा जो सिजावित होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, सिर्फ हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में इतना पढ़ना है। अब बेटा जो नेक्स्ट 4th 5th नंबर के जो लेक्चर पार्ट आएंगे उसमें मैं आपको इस जैसे माउथ या बक्कल कैविटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, सैलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा,
तो एक एक भाग के बारे में मैं आपको इस पोर्शन में आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पर आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आकर संपर्क कर सकते हैं।